जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आगे देखते हैं जो हमारा सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती जो आने वाली है उसके संबंध में हम लोग लगातार वीडियो देख रहे थे और स्टडी कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, भारतीय संसद का आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो जो भी वीडियो में नए हैं दोस्त, जो नए जुड़ रहे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बताएंगे कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संसद से संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चाहे कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो या व्यापम के एग्ज़ाम हो, कोई भी भर्ती हो, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया अनुच्छेद 330, 331, 332, 333। तो दोस्तों ये चारों अनुच्छेद जो है वो लाइन से याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम पूछता है। तो पहले हम लोग आंसर की बात करते हैं। जो ऑप्शन नंबर 1 है ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, अनुच्छेद 330 में। तो अनुच्छेद 330 क्या कहता है, अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षण का जो प्रावधान करता है किसमें, संसद में। ठीक है, कहाँ प्रावधान करता है, संसद में। उसके बाद हम बात करते हैं 331 में क्या था, इसमें एंग्लो इंडियन की बात कही गई थी। ठीक है, एंग्लो इंडियन की, है ना। और इसको अभी 104 संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। अभी एंग्लो इंडियन पहले जो लोकसभा में 2 लोग होते थे लोकसभा में, ठीक है, उनको समाप्त कर दिया गया है। ये क्या होता है, राज्यों में जो होते हैं, स्टेट्स में। ठीक है, स्टेट्स में आप लोग को आरक्षण मिलता है SC ST को, और यहाँ पे एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। ठीक है, एंग्लो इंडियन का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 330 जो A है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण जो है अनुच्छेद 330 के तहत वहाँ पे दिया जाता है। सीटों का आरक्षण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसे सकता लिखा है, किसे यहाँ पे सौंप सकता है। ठीक है, किसे सौंपता है या सौंप सकता है, देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसे अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति को, B ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या D ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। बहुत सिंपल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, और जो उपाध्यक्ष होता है वो अपना अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, और अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो राइट आंसर है। अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को दे देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि गणपूर्ति होती क्या है। बहुत लोग को नहीं पता है गणपूर्ति क्या होता है। तो गणपूर्ति क्या होता है, सांसदों की वह मिनिमम संख्या होती है जो आने के बाद ही क्या होता है, सदन की कार्यवाही शुरू होती है। ठीक है, मान लीजिए 250 मेंबर है राज्यसभा में। ठीक है, तो मिनिमम कितने मेंबर आ जाएं ताकि आप राज्यसभा की कार्यवाही को क्या करो, शुरू कर सको। तो जो मिनिमम मेंबर होती है, जो संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में है कुल सदस्य संख्या का 1/5। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, या कुल सदस्य संख्या का 2/3। कितने मेंबर आप सदन में आ जाएंगे तो आप कार्यवाही को शुरू करोगे। क्या होगा गणपूर्ति, दोनों सदनों के लिए जो ऑप्शन है उसी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर C है 1/10। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा में गणपूर्ति चाहिए तो 250 मेंबर है मान लीजिए, तो 1/10 आ जाएंगे, मतलब 25 प्लस आ जाते हैं, 25 मेंबर आएंगे, तभी आपकी जो है सदन की कार्यवाही को शुरू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे हमेशा एग्जाम में, और प्रश्न को पढ़ने के बाद ही उत्तर देखेंगे। पहला है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, ये एक विशेष शक्ति है, महत्वपूर्ण बनाती है लोकसभा को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि धन विधेयक की नियमितीकरण और संशोधन के संबंध में शक्ति लोकसभा के पास है। हाँ, संशोधन अगर कुछ करना है तो लोकसभा ही कर सकती है, राज्यसभा संशोधन की सिफारिश करती है लेकिन कर नहीं सकती है। ठीक है, C ऑप्शन मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में। हाँ, मंत्रिपरिषद जो है वो हमेशा लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, राज्यसभा से उसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरी मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। ठीक है, मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद में बढ़ी जाती है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत वो प्राप्त किए होती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में।
तो डी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ठीक है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ठीक है, इसको केवल राज्यसभा ही बना सकती है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो ये नहीं में ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 और 1953। तो 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी तो मिल गई थी, ठीक है। अब पता है कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर संविधान लागू होने के बाद ही जो है राज्यसभा का गठन हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 1952 जो है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगला प्रश्न है, क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 5 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष, डी ऑप्शन है कि कार्यकाल नहीं होता है। बहुत लोगों ने सुना होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, नहीं सुना है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, स्थायी सदन है। लेकिन यहाँ पे सदस्यों के बारे में पूछा है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन जो इसके मेंबर्स की बात करें हम लोग, जो मेंबर होते हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए होते हैं? 6 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं? 5 साल के लिए। लोकसभा वाले कितने होते हैं? 5 साल के लिए। लोकसभा में पहुंचने के लिए आपको मिनिमम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष का हो गई तभी आप वहाँ पे जा सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं 25 वर्ष में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था। और राज्यसभा जाने के लिए आपको 30 साल का होना जरूरी है मिनिमम, ठीक है। अब लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं इसमें एक साथ चुनाव नहीं होता, ऐसा नहीं कि 6 साल बाद पूरे के पूरे मेंबर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक क्या होता है 2 वर्ष में 1/3 मेंबर उससे रिटायर होते जाते हैं, ठीक है, 1/3। फिर अगले 2 साल में 1/3 हो जाते हैं, फिर अगले 2 साल में 1/3 हो जाता है। तो 6 साल में क्या होता है, पूरे नए सदस्य चुन के एक बार से आ जाते हैं। इस प्रकार से उसका सर्कल चलते रहता है, इसका राज्यसभा का, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 115, 117, 240 या 249, 249, है ना। प्रश्न क्या है, अनुच्छेद का नाम पूछ रहा है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो सभी लोग अपन लोगों ने पढ़ा होगा 7वीं अनुसूची को, अगर आप जानते हैं तो अनुसूची 7वीं अनुसूची क्या कहती है, उसमें शक्तियों का विभाजन दिया गया है। एक संघ सूची में कुछ विषय रखे गए हैं, जैसे कि जनगणना हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। एक समवर्ती सूची है, ठीक है, एक कौन सूची है? समवर्ती सूची है। और एक तो तीसरी सूची है वो राज्य का विषय है, ठीक है, राज्य सूची है। तो जो संघ सूची होती है इसमें तो केंद्र सरकार ही नियम बनाती है, मतलब कि संसद ही नियम बनाती है, ठीक है। एक समवर्ती सूची है जिसमें दोनों स्टेट भी बनाता है और सेंटर भी बनाती है नियम, ठीक है। एक राज्य सूची की होता है जिसमें केवल स्टेट ही नियम बनाते हैं, जैसे पुलिसिंग हो गया, ठीक है, स्टेट ही इसमें नियम बनाती है। कृषि वगैरह हो गया, खनन वगैरह हो गया, सब राज्य सूची का विषय है। केंद्र में जनगणना कराना हो गया, आपका डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, जो बड़े बड़े विषय हैं, डाकघर वाले हो गए, रेलवे हो गए, ठीक है, ये सब क्या है, संघ सूची के विषय हैं। तो अगर राज्यसभा अनुच्छेद 249, 249 के तहत ऐसा प्रस्ताव पारित करती है कि संसद को राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाना चाहिए, तो संसद बना सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राज्यसभा को स्पेशल पावर देती है, किसको? राज्यसभा को, कि वो ऐसा पारित करे विषय जहाँ पर राज्य के विषय पर, जहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में केंद्र सरकार राज्य के विषय में कोई कानून नहीं बनाती है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के तहत। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ये तीनों 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ऐसा कौन होता है जो राज्यसभा का मेंबर है लेकिन कार्यवाही कहाँ में भाग ले सकता है? वो लोकसभा में भी। ऑप्शन में दिया गया राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो विशेष क्षेत्र का हो या विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है। बी ऑप्शन है राज्यसभा के उपसभापति, ऐसा कर सकते हैं क्या? सी ऑप्शन है राज्यसभा का वह सदस्य जो मंत्री हो, या डी ऑप्शन है राज्यसभा में सदन का नेता।
जो कौन होता है, जो राज्यसभा का मेंबर होता है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का वह सदस्य जो मंत्री हो। ठीक है, देखो जो मंत्री होते हैं, ठीक, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वो कुछ लोकसभा से बनाए जाते हैं और कुछ राज्यसभा, दोनों से बनाए जाते हैं। जो लोकसभा चुनाव जीतते हैं लोकसभा से बन जाते हैं, कुछ लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, राज्यसभा से मनोनीत होकर जाते हैं या राज्यसभा से चुन के जाते हैं, तो राज्यसभा से ही पहुँचते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो राज्यसभा का या लोकसभा कोई अगर मंत्री है, ठीक है, मंत्री है अगर वो, तो वो राज्यसभा वाला मंत्री लोकसभा में जा सकता है और लोकसभा का जो मंत्री है वो राज्यसभा में भी जा सकता है, दोनों में जा सकते हैं। लेकिन स्पेशल ये होता है कि जब वोटिंग होती है किसी विषय पर, ठीक है, अगर वोटिंग होती है तो राज्यसभा का जो मंत्री और राज्यसभा का जो मेंबर राज्यसभा में ही वोट डालेगा, लोकसभा वाला लोकसभा में ही वोट डालेगा। लेकिन कार्रवाई में जाके भाग ले सकते हैं, वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बोल सकते हैं, कौन? मंत्री लोग। लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो वो अपने अपने जहाँ के मेंबर है वहीं डालेंगे, है ना। तो मंत्री अगर हो आप किसी भी सदन से हो तो आप दूसरे सदन में भी जा करके अपनी बात रख सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मंत्री होता है उसके पास किसी न किसी डिपार्टमेंट का प्रभार होगा। ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट के संबंधित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जा करके वहाँ पे अपना बात रखता है और सरकार का पक्ष भी रखता है, दोनों सदन को संतुष्ट वो करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संसद या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। तो सदन की सदस्यता की निर्हरता से संबंधित प्रश्न है कि कब तक आप सदन की सूचित किए बिना गायब हो जाओगे तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है, तो लगातार 60 दिन हो गया, लगातार 90 दिन, लगातार 120 दिन या लगातार 150 दिन। ठीक है, अगर आप लोकसभा के मेंबर हैं या राज्यसभा के मेंबर हैं और सदन को बिना बताए, ठीक है, आप लगातार 60 दिनों तक, कितने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका, 60 दिनों तक नहीं जाते हैं सदन, तो सदन चाहे तो आपकी मेंबरशिप को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और ये 60 दिन काउंट कैसे होता है? अगर संसद का सत्र का 17वां अवसान है, ठीक है, या सत्र चल रहा है या स्थगन है और 4 दिन से अधिक अगर समय होता है तो उस समय को यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, 4 दिन से अधिक अगर संसद सत्र 17वां अवसान में रहता है तो उस समय को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, और लगातार 60 दिन से आप गायब रहते हैं तो आपको वहाँ से निलंबित या आपका सदस्यता वो समाप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर निर्हरता, ठीक है, का विवाद उत्पन्न होता है, जिसका समाधान कौन करता है? दल बदल से संबंधित प्रश्न है, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दल बदल से संबंधित कानून कहाँ किया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा, चुनाव आयोग करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा या उच्चतम न्यायालय करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? राइट आंसर क्या होगा? सदन का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी। दल बदल क्या होता है? मान लीजिए आपने बीजेपी से टिकट लिया, चुनाव लड़ा और जीता, लोकसभा में जाने के बाद आप क्या करते हैं, हम बीजेपी को छोड़ करके हम लोग मान लीजिए कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ, तो मैंने तो बीजेपी की टिकट से चुनाव जीता था, मैं जब कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मेंबर रहूँगा क्या? नहीं, ये दल बदल वाला कानून लग जाएगा और आपको सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है? तो सदन का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा के केस में वहाँ का स्पीकर और राज्यसभा के केस में क्या होता है, जो वहाँ का सभापति होता है, ठीक है, या उपराष्ट्रपति कह सकते हैं, सभापति होता है। विधानसभा में जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो यह डिसाइड करता है कि दल बदल हुआ है या नहीं हुआ है। दल बदल का पूरा एक चैप्टर है, उसको मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, संविधान में सारे टॉपिक वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। धीरे धीरे करके पढ़ाई कीजिए और अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति। ठीक है, तो संयुक्त बैठक क्या होता है? संयुक्त बैठक इंग्लिश में कहते हैं इसको ज्वाइंट सिटिंग। क्या कहते हैं? ज्वाइंट सिटिंग। अनुच्छेद 108 में इसके संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, 108। अगर कोई बिल होता है, लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में रुक जाता है, या राज्यसभा में पारित होता है, लोकसभा में रुक जाता है, ऐसा कोई बिल 6 महीने तक पेंडिंग रहता है, कहने का मतलब ये है कि जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ज्वाइंट सिटिंग बैठक बुलाई जाती है। और जब भी ज्वाइंट सिटिंग बैठक बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष क्या रहता है? ज्वाइंट सिटिंग का बैठक करता है। ठीक है, चलिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल प्रश्न है, फेमस है, इसमें बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर है, जी वी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था और ये प्रथम लोकसभा के
अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र से स्पीकर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, जो बाद में क्या बने थे, राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, निर्विरोध जीत गए थे। ठीक है, इनका कुछ ने विरोध नहीं किया था, अपोजिट कोई नहीं था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है संसद में कौन शामिल है। संसद किससे किससे मिलकर के बनती है। ठीक है, संसद ऑप्शन में प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, या राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तीनों ऑप्शन में थोड़े थोड़े डिफरेंस है, आप लोग देख सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, संसद का निर्माण जो होता है, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के करते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से कुछ प्रस्ताव पारित होता है, बिल पारित होता है, तो जब तक उसमें प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो जाते हैं, हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं, साइन नहीं होते हैं प्रेसिडेंट के, तब तक क्या होता है, वो बिल नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अगले बात करते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये क्या होता है, इसको बजट है। ठीक है, बजट शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं पर नहीं किया गया है, बजट के बदले कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। पूरे वर्ष का लेखा जोखा तैयार करते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, ये बी ऑप्शन रहेगा आपका, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 101, 112, 130 या 140 बजट किस अनुच्छेद के तहत सरकार बनाती है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में भी फरवरी के माह में बजट भी पेश हुआ है, किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज का हमारा आखिरी और 15वां नंबर का प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेकर के जाता हूँ, उसमें भी 15 में से मैं आपको कुछ जो अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनको बता देता हूँ। ठीक है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है। ठीक है, अधिकतम अंतराल, तो संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम जो अंतराल है, ऑप्शन में है 1 वर्ष, 6 माह, 4 माह या 3 माह। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 6 माह से अधिक अंतराल नहीं हो सकता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 3 सत्र करते हैं साल में, ताकि 6 माह से अधिक अंतराल ना हो जाए। 3 सत्र होते हैं साल में। ठीक है, 3 सत्र, 3 यहाँ पे होगा सत्र। ठीक है, तो पहला हमारा अभी जो होगा फरवरी में वो बजट सत्र था। ठीक है, इसके बाद अभी मानसून सत्र आएगा। ठीक है, कौन सा सत्र आएगा, मानसून सत्र आएगा। उसके बाद हमारा शीतकालीन सत्र आता है फरवरी के टाइम पे। ठीक है, फरवरी बोल रहा हूँ, ठंडे के टाइम पे शीतकालीन। याद रखिए ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। ठीक है, 1, 2, 3 सत्र होते हैं साल भर में संसद के, है ना। चलिए होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे के वीडियो में मैं आप लोग के लिए और भी प्रश्न लेकर के आऊँगा। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। जो नए बच्चे हैं जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो PDF है इसको बनाने में समय लगता है। ठीक है, मेहनत लगती है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और शेयर करेंगे वीडियो को तो अच्छा लगेगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।